चलिए शुरू करें। जी जी। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी मुतिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से मैंने जन स्वराज अभियान के तहत जो पदयात्रा शुरू की है, उसके करीब करीब आज 170 दिन हो गए और इन करीब 6 महीनों में हम लोगों ने चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण किया, शिवहर किया, सिवान किया, गोपालगंज किया और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं छपरा में हूँ और आने वाले कम से कम 2-3 हफ्ते कम से कम मैं अभी छपरा में और रहूँगा। तो अभी तक के जो अनुभव हैं वो पत्रकारों से, आप लोगों से जब मुलाकात होती है प्रखंड के स्तर पे, गांव पे, तो उसको साझा करते हैं। उसके बाद आपके स्वाभाविक तौर पे प्रश्न भी होंगे, उसका भी जवाब देंगे। मोटे तौर पर छपरा विशेष पर आऊं उससे पहले जो अभी तक के पदयात्रा का अनुभव है वो साझा कर देते हैं। बिहार में लोगों की नज़र में जो अभी तक हम लोग देखे, सुने, समझे, सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए बेरोजगारी और पलायन है। बेरोजगारी सिर्फ रोजगार का न होना सिर्फ गरीब लोगों की, गरीब जनता की परेशानी नहीं, इवन मध्यम वर्गीय या उससे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में भी बेरोजगारी बहुत बड़ी चिंता है। पलायन के लिए भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार में हर आदमी जानता है कि यहाँ बहुत बड़े संख्या में लोग पलायन करते हैं। उसमें भी कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या है, लेकिन गांव में एक करीब 6 महीने चलने के बाद मैंने जो अनुभव किया कि पलायन का एक दूसरा भी स्वरूप है। गरीब व्यक्ति मजदूरी के लिए तो बाहर जा ही रहा है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ पर लोगों के पास आर्थिक हालात थोड़ी बेहतर है, वहां पर भी लोगों का बाहर जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हों या पढ़ लिख कर बाहर नौकरी करने को जा रहे हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर बिहार में सुविधाओं के अभाव में, रोजगार या सुविधाओं के अभाव में अपने परिवार से दूर जाना, अलग रहना, ये यहाँ के समाज की, जीवन की एक तरह से सच्चाई बन गई है। दूसरी बड़ी समस्या स्वाभाविक तौर पर जिसकी बिहार में हर जगह चर्चा कम से कम जरूर है कि वो है शिक्षा व्यवस्था। यहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। बिहार जैसे गरीब राज्य में शिक्षा एकमात्र वो जरिया कई लोगों के लिए है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते थे। हम लोग भी यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं आज से 20 साल 25 साल पहले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन जिलों में, प्रखंडों में कम से कम 1-2 शिक्षण संस्थाएं ऐसी जरूर सरकारी स्तर पर भी थी जिसमें पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम लोग देख रहे हैं स्थिति, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर बिहार में उत्क्रमित विद्यालयों का एक जाल बिछा दिया गया है और उन विद्यालयों को चलाने की जिम्मेवारी नियोजित शिक्षकों के कंधों पर डाल दिया गया है। तो जो ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों का एक समूह के कंधों पर है और इसकी वजह से हुआ ये है कि विद्यालयों का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक और बच्चों, इन तीनों का समायोजन खत्म हो गया है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता का न होना ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खराब होने की वजह है। ऐसी बात नहीं। शिक्षकों का काबिल न होना, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होना, वो एक पहलू है, लेकिन बड़े स्तर पर इसको देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जो विद्यालय और शिक्षक और बच्चे हैं, इन तीनों का समायोजन नहीं है। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहां पर शिक्षक ही नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहां पर बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है और जहाँ दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप महाविद्यालयों को उठा लीजिए, कॉलेज को उठा लीजिए। कॉलेज में तो शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पर तो प्रॉपर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वहां पर बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वहां और बच्चे भी हैं 10,000 12,000, लेकिन पढ़ाई वहां भी नहीं हो रही है। वहां पर भी सिर्फ डिग्री ही बढ़ रही है। समाज में शिक्षा को लेकर इस पूरी व्यवस्था में एक उदासीनता है। स्कूलों की एक छवि बन गई है कि यहाँ पर खिचड़ी बंटता है और कॉलेज की भूमिका इतनी रह गई है समाज के नजर में कि यहाँ पर 3 वर्ष में तो नहीं, लेकिन 4-5 वर्ष में कोई ना कोई डिग्री आपको मिल जाएगी। पढ़ाई वहां भी नहीं हो रही। बच्चे कॉलेज में जाते हैं वहां नामांकन के लिए, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड लिया, एग्जाम दे दिया, वहां से डिग्री ले ली। और जो लड़के
डिग्री भी समय पर चाहते हैं वो भी बिहार में पढ़ने की स्थिति में नहीं है। ज्यादातर कम से कम छपरा सिवान में तो मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लड़के यूपी से डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो डिग्री लेने में भी 5 वर्ष 6 वर्ष लग रहा है। और मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ, जब से पदयात्रा में देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार का मतलब नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्योंकि देखिए, अगर सड़क टूट गई है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से अब अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गई, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। अब वो कभी भी अपने आप को जाकर शिक्षित नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, तो यहाँ पर किसानी से खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। किसानों की जो यहाँ समस्या है, जो गरीबी बदहाली है, उसके पीछे एक मूल कारण यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या भूमिहीनों की है। वो तो मजदूरी है, लेकिन जिन लोगों के पास जमीन है वो जमीन इतनी छोटी है और उसमें जो खेती होती है वो मैं कहता हूं खाने वाली खेती होती है, कमाने वाली खेती नहीं होती है। तो आप पहले ये समझिए कि बिहार में 60% ग्रामीण जनता के पास 1 इंच जमीन नहीं है। ये देश में भूमिहीनों की सबसे बड़ी संख्या है। और ये तब है जब पिछले 30-40 वर्षों में समाजवाद, सामाजिक न्याय जैसे विचारधाराओं के आधार पर यहाँ सो कॉल्ड पॉलिटिक्स चली है। तो समाजवाद की पॉलिटिक्स तो चली है, लेकिन भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया। 60% आदमी भूमिहीन है। 40% आदमी जो खेती कर रहे हैं, जिनके पास जमीन है, उसमें से 91% मतलब करीब करीब 40 में 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघे से कम जमीन है। और ये जमीन इतनी छोटी है और उनके पास टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग है नहीं। आज भी लोग पुराने तरीके से ही खेती करते हैं। तो खेती यहाँ पर खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए लोग खेतों में वही उपजाते हैं जो उनके बाल बच्चा खाना खा ले। अगर आपने गेहूं की फसल उगाई है तो उसमें सरसों भी डाल दिया है, इसलिए कि आपको तेल ना खरीदना पड़े। वो सरसों बेचकर आप कुछ कमाने वाले नहीं है। तो बिहार में 4 से 5% ही किसान ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। तो एक आप स्ट्रक्चरल चीज समझ लीजिए क्यों यहाँ किसानों की हालत खराब है। तात्कालिक समस्या के तौर पर जो हम लोग चलते हुए देख रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर लोग खाद और बीज की अनुपलब्धता और उसकी कालाबाजारी की बात बड़े पैमाने पर बोलते हैं। यूरिया को लेकर पिछले 5-7 महीनों में जो मैंने सुना है कि भाई 277 का यूरिया ज्यादातर लोग 500 से 1100-1200 रुपए तक भी लोगों ने खरीदा है। और उतना पैसा देकर भी समय पर यूरिया का समुचित मात्रा में न मिलना किसानों की बड़ी समस्या है। तीसरी जो एक बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं और जो हम लोग देख रहे हैं वो है जल प्रबंधन की दिशा में कुछ बेहतर प्रयास न होना। जैसा आप जानते हैं बिहार में 50% खेती योग्य भूमि जो है वो बाढ़ प्रभावित है, जहां बाढ़ आता है। और 50% करीब उतनी ही जमीन ऐसी है जहां पर सूखे की संभावना है। तो ये दिखाता है कि जल प्रबंधन पूरी तरीके से यहाँ विफल है। पिछले 10 वर्ष में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जहां सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई है। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन को नहरों की, ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, तो वो रख रखाव के अभाव में आज घट के 89 एकड़ रह गया है। मगर इन सब चीजों के बाद भी जो यहाँ फसल पैदा हो रही, फसल उपजाया जा रहा है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो उपजा रहे हैं इन सब परेशानियों के बाद भी उसका उनको दाम नहीं मिल रहा है। जब हम लोग अभी चल रहे हैं पिछले 5-5.5 महीनों से, तो धान की फसल की कटाई हुई है और गन्ना भी कटा है, अभी गेहूं की भी कटाई अभी होने वाली है। जो चलते हुए हमने देखा, धान का सरकारी समर्थन मूल्य है 2050 रुपये, और अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूं उसमें 100 में 90-95 लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने 1200 से 1500 की दर से अपना धान बेचा है। अब अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही
समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है बिहार में। गेहूं के लिए ये है 1%, मतलब जितना गेहूं हम लोगों ने पैदा किया सिर्फ 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, 13% धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। बाकी सारा जो धान, गेहूं, ज्वार, मकई, बाजरा जो भी आप उपजाते हैं उसको आपको मार्केट में बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है। इसका आर्थिक असर यह है कि बिहार में जो फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है या कोई सुविधा नहीं है और जिन भाव पर लोग बेच रहे हैं, दोनों का जो गैप है बीच का, वो हर साल करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपया है। मतलब बिचौलियों को जो आप बेच रहे हैं, जो आढ़तियों को जो आप अनाज बेच रहे हैं, अगर वो समर्थन मूल्य पर बिकता, किसानों को समर्थन मूल्य मिलता, तो हर साल बिहार के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता है। ये हर व्यक्ति, हर परिवार, हर किसान का इतना नुकसान हो रहा है। इन तीन चीजों के बाद स्वाभाविक तौर पर बिहार जैसे राज्य में सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। सबसे पहले आप भारत सरकार की योजना को देख ले। भारत सरकार की 4 बड़ी योजनाओं का सीधा सरोकार जनता से जो हम लोग को देखने सुनने को मिलता है। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 5 किलो लाभार्थियों को अनाज मिलना है। तो बिहार में ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही सबको मिल रहा है। मिल रहा है अनाज, थोड़ा देरी से मिलता है, कहीं कहीं लोगों ने बताया 1 महीने 2 महीने विलंब से मिलता है, लेकिन अनाज मिलता है 4 किलो ही। 5 किलो और 4 किलो का मतलब हो गया कि 20% अनाज चोरी किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अनाज आता है उसमें प्रखंड के स्तर पर 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर आपस में बांट रहे हैं। और ये व्यवस्थित पूरी व्यवस्था यहाँ बना दी गई है कि अनाज आता है, अनाज को कन्वर्ट करके पैसा लेके और ये अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच में बढ़ता है। और ज्यादातर जगहों पर लोग बताते हैं कि उसमें विधायकों का भी बाजाबता शेयर है, हर महीने उनको प्रति क्विंटल उतना पैसा मिलता है। दूसरी जो बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत की, जो पिछले कई सालों से हम लोग देश में सुन रहे हैं। बिहार में भी ज्यादातर जिलों को, प्रखंडों को 2019-20 के दौरान ODF सर्टिफाइड कर दिया गया, मतलब ओपन डिफेकेशन फ्री कर दिया गया। मैं करीब करीब 1500 से ज्यादा गांवों में पैदल चल के गया हूं और मैं बिल्कुल आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांवों में सच्चाई है। आप कोई ऐसा गांव नहीं है जहां नाक पर गमछा बांधे बगैर गांव से निकल सकते हैं। और लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए है, ये शौचालय योजना में 2000 प्रति शौचालय के हिसाब से या प्रति लाभार्थी के हिसाब से अधिकारियों ने पैसा लिया है। शौचालय बना या नहीं बना, और अगर बना तो उसका कोई उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। और एक जो ऑपरेशनल समस्या लोगों ने यह भी बताई कि चूंकि बालू की यहाँ बड़ी किल्लत रही है, तो कई जगहों में, खासकर मैं ये छपरा में सुन रहा हूँ कि बालू की किल्लत की वजह से कई जगह जहाँ ये शौचालय बने भी तो वो बेकार हो गए, क्योंकि लोगों ने उजले वाले बालू से अपने शौचालय या उसका टैंक बनवाया, तो अब वो धंस गया है, उसमें अब वो यूज के लायक रहा नहीं। तीसरी जो बड़ी योजना है वो है आवास योजना, जिसको पहले हम लोग इंदिरा आवास योजना कहते थे, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है। बिहार में जहां इतनी बड़ी संख्या में आज भी लोग आवास के लिए भाग दौड़ मचा रहे हैं, सरकार से आरजू मिन्नत करते हैं, ज्यादातर जगहों पर हम लोगों को अभी तक इंदिरा आवास के लाभार्थी ही मिले हैं, क्योंकि उनको पिछले 20 साल से वो योजना चल रही है, तो उसी योजना के लाभार्थी मिलते हैं। इक्का दुक्का लोग मिलते हैं ऐसा जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई व्यवस्था है उससे लाभ मिला है। उसके अंतर्गत 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलना है। 3 किस्तों में पैसा मिलता है। करीब करीब 100 में 100 लोग बताते हैं कि इसमें 20,000 से 40,000 रुपए तक का आपको घूस देना पड़ता है, और उसकी पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। इंदिरा आवास योजना में नाम लिखे जाने से पर 1,000 रुपया, आपका नाम आगे बढ़ाने के लिए 2,000 रुपया, जब किस्त जारी होगा तो एक्स अमाउंट, वो पूरी व्यवस्था बनी हुई है। ग्राम सभा से अगर आपका नाम पारित भी है तो भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको लाभ नहीं मिल सकता है। लाभ तभी मिलेगा जब आप 20 से 40,000 रुपया घूस देने को तैयार हो। जिन पंचायतों में जनप्रतिनिधि किसी वजह से पैसा नहीं ले रहे हैं या ईमानदारी बरत रहे हैं,
वहां पर भी सरकारी अफसरों को तो 20,000 रुपया आपको देना ही देना है। तो 20,000 से कम में प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभार्थी मुझे अभी तक मिला नहीं। जहां जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहां 30,000, 35,000, 40,000 रुपए तक भी लोग इसमें दे रहे हैं। चौथी बड़ी योजना मनरेगा की है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, भूमिहीन है, तो मनरेगा एक बड़ी योजना बिहार में होनी चाहिए। जमीन पर मैं आश्चर्यचकित हूं कि मनरेगा को करीब करीब सरकार, सरकारी तंत्र और समाज ने भुला ही दिया है, क्योंकि जमीन पर मुझे मनरेगा के अंतर्गत होने वाले काम ज्यादा दिखे नहीं और अभी तक कोई ऐसा मजदूर का समूह नहीं दिखा जो बताए लोग कि भाई ये मनरेगा का काम चल रहा है। कुछ जगहों पर लोग बताते हैं कि इस पंचायत भवन में लेबर के लिए मनरेगा का फंड का उपयोग किया गया है। कहीं जो पुराने पेड़ ओड़ लगे हुए हैं लोग बताते हैं ये पेड़ लगाए गए हैं मनरेगा के अंतर्गत में, लेकिन मनरेगा का सक्रिय कार्य कहीं अभी जमीन पर दिखा नहीं। और ये आंकड़ों में भी दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल मनरेगा का यूटिलाइजेशन बिहार में है 39%। मतलब अगर 10,000 करोड़ रुपया हम लोग दिल्ली से मनरेगा के अंतर्गत ला सकते थे अपने लोगों के लिए, तो सरकार की लापरवाही, अफसरों के लापरवाही की वजह से सिर्फ 39 रुपए ही आया। 100 रुपये आना था तो 39 रुपए आया। और उस 39 रुपए में भी लोग बता रहे हैं कि 40 से 50% का पीसी है। मनरेगा में जो भ्रष्टाचार का दर है, पीसी का दर है, दलाली का दर है, वो है 40 से 50%। तो मतलब 100 रुपया में 60 रुपया आया ही नहीं। जो 40 रुपया आया उसमें 40% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो 24-25 रुपए तक, 24-25 रुपए ही लोगों तक पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं जो जिसके बारे में लोग नीचे बता रहे हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें 2 बातें जो हम लोग समझते हैं कि जहां सुधार हुआ है वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसमें सुधार दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, कोई उसमें इनकार की बात नहीं है। लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है, ग्रामीण कार्य विभाग का जो आरईओ की जो रोड्स हैं या पंचायत की जो रोड है, उसकी हालत बिल्कुल बहुत ही खराब है। कमोवेश लोग ये बताते हैं कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति आज बिहार में वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। दूसरा एक जो क्षेत्र है जिसमें हम लोग समझते हैं कि बिहार में सुधार हुआ है वो है बिजली। निश्चित तौर पर हर जगह बिजली दिखी है। जहां पर भी हम लोग गांव में गए हैं, टोलों में गए हैं, सुदूर टोलों में भी बिजली पहुंची है। हर घर तक बिजली लोग तार लगा के जला रहे हैं। लेकिन बिजली के आने के साथ समाज के नजरिए से एक बड़ी समस्या है गलत और बढ़े बिल का आना। गांव में सबसे ज्यादा लोग, जो खासकर महिलाएं, जो शिकायत कर रही हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग 2,000 से लेके 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक का बिल भी दिखाते हैं। एक बार बिजली का बिल आपका गलत आ गया और बिजली का कनेक्शन कट गया तो लोगों की समझ से, या लोग जो बता रहे हैं, महीनों तक, सालों तक आपको लोग अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा, या फिर आपका बिजली का कनेक्शन जब कट जाएगा तो लोग कटिया उटिया डालकर फिर अपना जला रहे हैं। जो दूसरी योजनाएं हैं, नल जल योजना, जिसकी चर्चा बहुत होती है क्योंकि बड़े पैमाने पर नीचे इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। सरकार का दावा ऐसा है कि 2/3 मतलब 70 से 75 जिले वाइज सरकार के जो आंकड़े हैं उनके वेबसाइट पे वो बताते हैं कि 70 से 75% जगहों पर नल जल योजना चल रही है। जमीन पर जो हम लोग देख रहे हैं 70 से 75% योजनाएं नहीं चल रही। शिवहर में, पश्चिम चंपारण में तो 100 में 90 योजना नहीं चल रही है, लेकिन पूर्वी चंपारण में, सिवान में, गोपालगंज में और छपरा में भी अभी तक जो मैंने देखा है 10 में 7 योजना नहीं चल रही है, 10 में 2-3 योजना ही चल रही है। एक तो इसके बनने में जो टेक्निकल खराब गलती हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो एक वजह है। एक जो बड़ी वजह जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ये योजनाएं विफल हैं वो है जमीन के स्वामित्व को लेकर जो झगड़ा है। जिस जमीन पर इन टंकीज को बनाया गया है, नल जल योजना को बनाया गया है, उसके स्वामित्व को लेकर समाज में बहुत तरह के विरोधाभास हैं। ज्यादातर जगहों पर, कई जगहों पर ऐसा मैंने देखा कि जो वार्ड सदस्य उस समय के थे उन्होंने अपने घर या अपने जमीन में या अपने रिश्तेदारों की जमीन में इसको लगवा दिया। अब जब वो वार्ड सदस्य चुनाव हार गया है, दूसरा नया आदमी चुनकर आ गया, तो वो उसका स्वामित्व दे ही नहीं रहा है या किसी तरह का अड़ंगा लगा रहा है ताकि ये चले नहीं। कई लोगों ने अपना जमीन इस योजना के लिए इसलिए दिया है कि उनके दिमाग में
सही या गलत ऐसा बताया गया कि आपको, आप जमीन देंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, हर महीने आपको पैसे मिलने लगेंगे। अब वो स्वामित्व है नहीं, तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर एक तरह से जबरदस्ती का कब्जा कर लिया, जिनके जमीन में लगा हुआ है उसको चलने नहीं दे रहे। कई लोग तो ऐसा भी है जो शादी ब्याह में इससे बाजाबता पानी इससे बेचकर पैसे कुछ कमा रहे हैं। ये नल जल योजना की हालत है। लेकिन बिल्कुल विश्वास से कहा जा सकता है कि ये योजना समाज की नजर में तो बिल्कुल ही फेल है, लेकिन अगर आप एक एक करके उसका काउंट भी कीजिएगा तो 100 में 70 योजना या तो चल नहीं रही है या चल के बंद हो गई है। इसके बाद एक जो बड़ी योजना 7 निश्चय में बनाई गई थी वो था नालियों और गलियों के पक्कीकरण की बात। 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना नाली गली का पक्कीकरण था। 2015 में यह अनुमान किया गया था कि 5 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च किया जाएगा। उस समय की सोच ये थी कि हर घर से जो नाली निकलती है उसका पक्कीकरण किया जाएगा और उन नालियों को लाकर एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा जैसे शहरों में होता है, ताकि पानी को व्यवस्थित तरीके से बाहर लाकर उसका निस्तारण किया जा सके और वो नाले खुले ना हो, इसके लिए गलियों का पक्कीकरण किया जाए। जो मैं गांव में देख रहा हूं, घरों से नालियों के पक्कीकरण की तो कहीं कोई उसका साइन ही नहीं है, वो किया ही नहीं गया है। गांव में सड़कों के किनारे कुछ बड़े नाले जरूर बने हुए दिखते हैं, लेकिन ये बेतरतीब तरीके से बिना सोचे समझे बनाए गए नाले हैं, जहां पर ना पानी आने की व्यवस्था है ना उस नालों से पानी के निस्तारण की व्यवस्था है। तो इफेक्टिवली हुआ यह है कि ये बड़े नाले सब कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए हैं सड़क के किनारे, और लोग आज भी नालियों और गलियों के पक्कीकरण न होने से जो समस्या 2014-15 में बता रहे थे वो समस्या कमोबेश बनी हुई है। इसके अलावा जो 7 निश्चय की 2-3 बड़ी योजनाएं थी जिसको एक तरीके से बंद कर दिया गया है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो भत्ता की योजना थी कि भाई जो 18 से 35 साल के बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं है उनको सरकार प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता देगी। वो योजना तो लगता है शुरू ही नहीं हुई है। उसी तरीके से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें ये समझ थी कि 12वीं के बाद बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए, खासकर ऐसे पढ़ाई करने के लिए जिससे रोजगार मिलने में सुविधा हो, उस समय का अनुमान था कि कोई 1.25 करोड़ ऐसे बच्चों को ये सुविधा दी जा सकती है। मुझे लगता है कि बिहार में 10 लाख लोगों को भी ये सुविधा अभी तक नहीं मिली है और करीब करीब लोगों ने इसको भुला दिया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके भी कोई योजना यहाँ पर है। कुल मिला जुलाकर जो रास्ते में जब हम लोग चलते हैं तो 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में कटने वाला पीसी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये करीब करीब हर व्यक्ति, गरीब हो, अमीर हो, सत्ता का भागीदार हो, हिस्सेदार हो, विरोधी पक्ष हो, हर व्यक्ति ये बताता है कि यहाँ अफसरशाही हावी है, अफसर ही पूरे तंत्र को चला रहे हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। वो अगर आप चाहे जनप्रतिनिधि भी हैं तो अफसर आपसे पैसा लेगा ही लेगा। यही हालत सरकारी विभागों में फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर है। आप चाहे जितने रसूख वाले हैं, सरकारी विभागों में अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आपको भ्रष्टाचार के तौर पर पैसे देने ही देने पड़ेंगे। और तीसरी बात जो मैंने पीसी की कही, योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 20 से 40% पीसी काटे जाने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी गई है, संस्थागत बना दी गई है। लोगों को मालूम है ये योजना आएगी, इसमें इतना % पीसी कटेगा ही। जो मुखिया जी लोग हैं उनका जो पैसा सिस्टम वित्त वाला आ रहा है उसमें भी उनको 20% पैसा देने के बाद ही लेके आना है। तो चाहे जनप्रतिनिधि हो या सामान्य जनता, भ्रष्टाचार, पीसी और अफसरशाही, ये तीनों से परेशान सबको ये है, वो दिख रहा है और अभी तक का यही अनुभव रहा है। वह बाकी अगर आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। छपरा के सारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं इस तरह की बातें, समस्याएं बताते हैं और निदान भी कुछ बताते हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से जानना चाहता हूँ, बिहार की जो ये जन सुराज की यात्रा आपकी है, आपका ऐसा किस तरह का अर्थव्यवस्था मनीष बिहार के अंदर लागू करना चाहते हैं, या राजनीतिक कोई इस तरह का वो क्या कहते हैं मेथड जिससे बिहार में बदलाव आ सकता है और इन सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है जो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया? वो क्या मॉडल है कि बिहार को सारी समस्याओं को दूर किया? ठीक बात है। ये जो सारी समस्याएं हैं ये कमोवेश, कम या ज्यादा लोगों को पता है जी। लोग उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है जी। आपने ठीक सवाल किया, क्यों
आपके पास क्या मॉडल, मेरे पास क्या मॉडल। जी। ये इसका बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही जो मेरा अपना जीवन का अनुभव रहा है राजनीतिक सामाजिक जीवन में, उसके बाद उस सब कुछ चीज को देखने समझने के बाद मैंने ये पाया कि इन सारी समस्याओं के जड़ में लोगों का इन समस्याओं को के आधार पर वोट न करना है या ना कर पाना है। जब तक लोग इन समस्याओं की बात करते हैं क्योंकि आप उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन जब वोट होता है तो लोग इन विषयों पर, भ्रष्टाचार पर, सड़क पर, पढ़ाई पे, रोजगार पर, अस्पताल पर वोट न करके कोई जाति पर करेगा, कोई धर्म पर करेगा, कोई भारत पाकिस्तान पुलवामा पर करेगा, कोई लालू जी के डर से भाजपा को दे देगा, कोई भाजपा के डर से लालू जी को दे देगा। तो जन सुराज के तहत पहला उद्देश्य यही है जो मैं सुबह से शाम तक कर रहा हूं कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके बच्चों की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा और रोजगार, इन दो विषयों पर कम से कम जब तक आप वोट इन विषयों पर नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था, कोई भी दल, कोई भी नेता इसका सुधार नहीं कर सकता है। अगर आप शिक्षा और रोजगार पर वोट करने लगेंगे तो जिस किसी दल को भी आप वोट करें, सुधार आपको उन क्षेत्रों में दिखेगा, क्योंकि आपको मिलता वही है जो जिन विषयों पर आप वोट करते हैं। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हम वोट सही कर रहे हैं और परिणाम गलत आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं रोज समझा रहा हूं, आपको भी दोहरा देता हूं आपके सामने। लोग अगर यहाँ जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं तो जाति की प्रमुखता हर जगह आपको दिख रही है। लोग अगर भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो हम और आप जब टीवी चलाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान की चर्चा हर जगह सुन रहे हैं। लोग अगर 5 किलो अनाज पर वोट कर रहे हैं तो कितना भी बिहार में भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज लोगों को मिल ही रहा है। लोगों ने अगर राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट किया है तो 30 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। तो ये उदाहरण आपको क्या बताते हैं, जिन विषयों पर आप वोट करते हैं कम या ज्यादा वो आपको मिलेगा। आप और हम बिहार में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जब वोट कर ही नहीं रहे हैं तो वो चीज सुधरेगा कैसे। यही पूरा जन सुराज का अभियान है, यही मेरा पूरा प्रयास है कि पहले समाज को इस बात के लिए समझाया जाए, जागृत किया जाए कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो जरूरी शिक्षा और रोजगार है उसके लिए वोट कीजिए। फिर उसमें लोगों का ये एक सवाल होता है कि भाई हम अगर जागरूक हो भी जाएं तो हमारे पास विकल्प भी होना चाहिए, कोई दल होना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करे। तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि दल और नेता बात करे न करे, आप तो करेंगे, तो आपको लोकतंत्र अधिकार दे रहा है, आप मिलकर विकल्प बना लीजिए। तो वो दूसरा उद्देश्य है जन सुराज का। और तीसरा उद्देश्य क्या है कि अगर लोग तैयार हो जाए, लोगों की बात समझ में आ जाए, उनके सामने एक सही विकल्प भी आ जाए, तो भी सफलता तब मिलेगी जब जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार को सुधारने की एक कार्य योजना भी हो। तो जन सुराज पदयात्रा के यही 3 उद्देश्य हैं, लोगों को जगाना, उनके सामने समाज की मदद से एक विकल्प बनाना सही लोगों का, और तीसरा उन सही लोगों के पास बिहार को सुधारने के लिए सोची समझी, जमीन से की स्थिति को समझते हुए धरातल के लोगों के सुझावों को लेकर एक बनाई योजना हो, जिससे अगले 10 साल में बिहार में समृद्धि और विकास का रास्ता, दरवाजा खोला जा सके। सर, आपका जन स्वराज की जो यात्रा है, इस बिहार की जनता और देश की जनता का थोड़ा सा संदेहास्पद दृष्टिकोण से देख रहे, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो सारी जनता से मिलते रहते हैं। जनता का कहना है कि प्रशांत किशोर जो एक व्यावसायिक राजनीतिक सलाहकार रहे, रणनीतिकार रहे, और इस भारत की बड़ी बड़ी पार्टियों को राजनीतिक सलाह देकर सत्ता में बैठाने का काम भी किए हैं। तो किसी पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने सलाह दिया, टीएमसी को सलाह दिया, आम आदमी पार्टी को सलाह दिया, और रेड्डी साहब को, कई पार्टियों ने, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों को। तो उनका कहना है सर कि आखिर प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है इन पार्टियों के किन पार्टियों से मेल खाता है। प्रशांत किशोर जी किसी भी पार्टी को लेकर सत्ता में बैठा देते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये पार्टी देश की सत्ता में या राज सत्ता में जाएगी तो राज हित में क्या करेगी, काम करेगी, या देश के हित में काम करेगी। ये सवाल जनता का। ठीक नहीं, आप जनता का ही सवाल आप पूछ रहे हैं। इसी देश की जनता ने पिछले 50 साल में जितने पार्टियों का आपने नाम गिनाया, इन सबको आपने कभी न कभी सत्ता में बैठाया है, सबको आपने वोट दिया है। आपने कभी कांग्रेस को वोट किया होगा, फिर आप ही एज ए वोटर कभी भाजपा को वोट करते हैं, कभी महागठबंधन को वोट करते हैं, कभी जनता दल को आपने वोट किया, कभी जेपी को लेकर आए। तो लोकतंत्र में जो संविधान है वो आपको बताता है कि जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा पर भी आपका विश्वास हो,
उस नेता उस दल के साथ मिलकर आप काम कीजिए, उसको वोट दीजिए, उसके साथ खड़े होइए। लेकिन वो विश्वास, वो मत 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। तो पहले आप मूल को समझिए। अगर आपने किसी को वोट दिया तो या किसी का आपने समर्थन किया कभी जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर के लिए आपने बंधुआ मजदूरी लिख दी है। आपने समर्थन किया, मदद करी, वोट दिया और आपने अपेक्षा करी कि 5 वर्ष में वो दल, वो नेता, वो विचारधारा आपके और आपके समाज, आपके बच्चों के लिए बेहतर काम करेगा। अगर वो करता है तो आप उसके साथ बने रहिए, नहीं करता है तो आपके पास वो अधिकार है कि आप छोड़कर अपना मत बदल सकते हैं, किसी दूसरे का साथ दे सकते हैं। ये सामान्य जनता की बात है। आपने कहा कि मैंने ये किया, वो किया। भाई जो किया है वो समाज के सामने है। चोरी नहीं की है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, किसी का गला नहीं काटा है। अपनी विद्वता, अपने मेहनत, अपने परिश्रम से अपनी एक पहचान बनाई है। जिस चीज को आप कह रहे हैं इनकी मदद की, उनकी मदद की, किसी ने एहसान तो किया नहीं है। पूरे देश में उस विधा को मैंने अपने क्षमता से खड़ा किया है। आज इस देश में 20,000 से ज्यादा लड़के, मैंने तो वो काम छोड़ दिया, लेकिन आज भी इस देश में 20,000 से ज्यादा लड़के जो इस यहाँ के सबसे अच्छे स्कूलों से, कॉलेजेस से पढ़कर निकले हैं, वो उस काम को कर रहे हैं। तो अगर उस चीज को करने में कोई मेरिट ही नहीं है तो फिर लोग कर क्यों रहे हैं, लोग मदद क्यों ले रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि ये तो किसी का कुछ भी कर देते हैं। तो भाई जो मैंने 10 साल काम किया, वो काम करके सीखा, समझा, अनुभव किया और उन सारे अनुभवों, सारे समझ के बाद जो मेरी बात, जो मेरी समझ अपनी बनी है, उसका निचोड़ है जनसुराज। कि अगर समाज में, अगर आपको कुछ सुधार लाना है तो उसके लिए आपको समाज के स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। बिना समाज के स्तर पर प्रयास किए कोई राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अब अंतिम बात कि भाई जनता का भरोसा नहीं है तो नहीं है, उससे आपको काहे घबराहट हो रही है। मुझे तो कोई घबराहट नहीं है। मैं चुनाव लड़ाता हूँ, लड़ा सकता हूँ या उसका प्रबंधन करता हूँ। उस चीज को कोई अखबार वाले के लिखने पर तो जनता ने माना नहीं है। उस चीज को मैंने प्रामाणिक तौर पर 10 साल देश के अलग अलग हिस्सों में किया है, करके दिखाया है। तभी तो आप जानते हैं कि चुनाव प्रबंधन भी कुछ हो सकता है। तो मैं अब जो कर रहा हूं, आप इसको देखिए, इसका आलोचना कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए। जब इसको मैं अगर सफलतापूर्वक कर पाऊंगा तो अपने आप मानिएगा, नहीं कर पाऊंगा तो आपका संदेह सही साबित होगा। तो मैं रोज कहता हूं कि मेरे कथनी पर नहीं, मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरे करनी को देखिए। कहने को तो सब आदमी अच्छा ही कहता है, मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए। मैं पदयात्रा कर रहा हूं, इस पदयात्रा में अगर आपको कुछ कमी ज्यादा गलती सही लग रहा है तो वो पूछिए। पदयात्रा करने के बाद जो करूंगा वो भी आपके सामने होगा। सर एक बात, आप तो बहुत से पार्टी का समर्थन किए हैं, यानी कि सपोर्ट किए हैं, चुनाव में मदद किए हैं, चुनाव जितवाए हैं। 71वां वर्ष है बिहार के सत्ता का, स्पेशली हम बता रहे हैं, शायद 71वां वर्ष चल रहा है। आपके नजर में कोई ऐसा लीडर जो विकास के तौर पर काम करना चाहा हो, विकास के तरफ बढ़ाना चाहा हो, भले उसके पार्टी के वजह से विफल रहा हो, कोई ऐसा नेता या पार्टी आपके नजर में बेहतर, ठीक अब तक का? ठीक बात है। आप मेरी बातों को अगर सुनेंगे, जब मैं जो बोलता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के अगर विकास के आप आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार किसी एक दल या एक नेता के रिजीम में पीछे नहीं गया है। 1965 के बाद से बिहार किसी न किसी विकास के मानक पर दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहा है। और 1965 से लेकर अभी तक बिहार में कोई 27-28 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने। तो हर आदमी गलत है ये तो मान नहीं सकते, हर किसी ने प्रयास नहीं किया ये भी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं कि जिन नेताओं ने भी बिहार में, जो नेता भी सत्ता में रहे, जो दल भी सत्ता में रहा, उन्होंने जो किया या उन्होंने जो करने का दावा किया, दोनों को आप सही मान लीजिए और दोनों के लिए उनको धन्यवाद भी कह दीजिए। आप कह रहे हैं एक, मैं तो सब 25-26 सबको धन्यवाद दे रहा हूं, सबको साधुवाद कह रहा हूं, लेकिन अगर उन्होंने जो किया या करने का दावा कर रहे हैं, सब बात को आप सही मान भी लें, तो भी आज सच्चाई तो यही है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है।
तो सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि जिन रास्तों पर हम 50 साल से चल रहे हैं उस रास्ते पर चलकर तो हम आगे विकास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर होना होता तो पिछले 50 साल में हो गया होता। दूसरे राज्य जो हम लोग के बराबर के राज्य थे 1950-1960 के दशक में, वो तो बहुत आगे चले गए। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो पीछे से अलग है। और इसीलिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि नेताओं के सही या गलत का मतलब ही नहीं है। जब तक समाज में वो सुधार नहीं होगा, समाज को चेतना नहीं आएगी, तब तक आप बिहार को नहीं सुधार सकते। मैं रोज कहता हूं कि अगर हम लोग जब पंचायतों में जाते हैं तो मैं रोज ये बता रहा हूं कि अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया के उम्मीदवार को वोट देंगे तो फिर वो और हल्ला मचाइएगा कि मुखिया बहुत चोरी कर रहा है, तो दोनों बात तो नहीं हो सकती। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट देंगे तो मुखिया आएगा तो चोरी करेगा ही करेगा। अगर आप जाति के आधार पर वोट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर नेता जब आएगा तो जात की बात करेगा। अगर आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर जब नेता आएगा तो चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान करेगा। अगर आप शिक्षा के नाम पर वोट करेंगे तो नेता चाहे किसी दल का हो, उसको शिक्षा पर झूठ ही बोलना है तो भी झूठ शिक्षा पर ही बोलेगा ना। लेकिन आप तो शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे, आप तो पढ़ाई की रोजगार की बात ही नहीं कर रहे। बिहार में शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, इन बातों का सामाजिक राजनीतिक जीवन में की चर्चा में शामिल नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति या दल समस्या नहीं है। आप और हम शिक्षा की चिंता ही जो सब कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। किसान बेहाल है, लेकिन समर्थन मूल्य के लिए पूरे बिहार में कोई किसानों का आंदोलन आज तक नहीं हुआ, कोई किसान का संगठन नहीं है। तो जिन मुद्दों से कोई बारे में आप जानते हैं, जिन परेशानियों को आप झेल रहे हैं, उस पर अगर आप वोट नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में सुधरेगा कैसे। और बिहार में यही हो रहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं आप उसके बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन वोट आप बिल्कुल उलट मुद्दे पर कर रहे हैं। वोट आप इस पर कर रहे हैं कि गुजरात में बुलेट ट्रेन बन गया, मैसूर में हाईवे बन गया, उसको आप टीवी पर देखते हैं और कहते हैं भारत बहुत मजबूत हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि आपके गांव की सड़क की क्या हालत है। ये नहीं देख रहे हैं कि भाई गुजरात में बुलेट ट्रेन बन गया और हम लोग को यहाँ पैसेंजर ट्रेन भी नहीं मिल रहा है। भाई गुजरात में विकास हो रहा है ना, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में विकास हो रहा होगा, बिहार में तो नहीं हो रहा है। तो आपको जब अपने बच्चों की चिंता नहीं, अपने गांव की चिंता नहीं, अपने घर की चिंता नहीं है, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। यही परेशानी का कारण है यहाँ पर। प्रशांत किशोर पे लोग सर कैसे भरोसा करे। प्रशांत किशोर 2020 में एक बार आए थे और बिहार के विकास की बात की थी, उसके बाद सीधे 2022 में उन्होंने जन स्वराज लेके आए। पहले तो आप अपना डेट ठीक कर लीजिए, मैं कभी 2020 में नहीं आया हूँ। 2019 फरवरी में, डेट याद कर लीजिए, फरवरी 2019 में मैं आया था। मैंने बात बिहार की का एक अभियान डिजिटल शुरू किया। ये बताया कि 1 महीने तक ये अभियान डिजिटली जितने भी बिहार के युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़े। उसके बाद जमीन पर इस अभियान का अगला चरण शुरू किया जाएगा। अगर आपको डेट याद है फरवरी, तो फरवरी 2019, मार्च 2019 में कोविड शुरू हुआ, जिसमें कि लॉकडाउन लग गया। तो मान लीजिए कि उसका दूसरा चरण था ये पदयात्रा। तो जब अगर कोविड का लॉकडाउन लागू हो गया था तो कैसे पदयात्रा करते। 2.5 साल तक पूरे देश में कोविड की वजह से अलग अलग चरणों में रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं। जब कोविड का रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ है तो बात बिहार की वही है। उसका दूसरा चरण गाड़ी से 5 महीने जिलों में जाने का किया और तीसरा चरण पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो शुरू किया, वो बंद किया। बात बिहार की का जो अभियान है उस पर आज भी 21 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उसके अगले चरण में मैं 5 महीने में 2 मई 2022 से लेके 2 अक्टूबर तक गाड़ी से मैंने बिहार भर का दौरा किया है। वो अभियान उसी का हिस्सा है। और 2 अक्टूबर से जन स्वराज शुरू किया है ताकि गांव गांव में जाएं पैदल और उस चीज को और नीचे उतारें। ये बंद होना, और ये जरूर बात है कि कोविड तो हमारे हाथ में है नहीं। 3 वर्ष अगर बीच में वो समस्या थी तो इसलिए रुके हुए थे। सर, किसी भी राष्ट्र का विकास जो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है, चाहे वो राज्य की विकास हो या राष्ट्र की विकास हो। क्या मैं जानना चाहता हूँ, या बिहार की जनता, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आपका जो आर्थिक विकास का मॉडल होगा वो साम्यवादी होगा, समाजवादी होगा, सामंती होगा, कोई वादी नहीं होगा। मैं सारेवाद के खिलाफ हूँ, आप पहले समझ जाइए। सारेवाद के खिलाफ, सारेवाद के खिलाफ, समाजवाद भी नहीं, साम्यवाद भी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी नहीं। अभी मैंने बात कहा, उसमें मिश्रित मत जोड़िए, आप अपने शब्द मत डालिए। मैंने कहा इन वादों ने ही पूरे बिहार की ये दुर्गति की है। कभी समाजवाद के नाम पर, कभी किसी साम्यवाद के नाम पर।
बिहार के लोगों को उनके तकलीफों की दवा चाहिए, ठीक है, वाद नहीं चाहिए। वाद को उल्टा कीजिएगा तो वो दवा हो जाएगा, ठीक है। वाद नहीं चाहिए, वाद के नाम पर तो बहुत राजनीति हो गई। जितने भी ये वाद हैं उस सब में कुछ ताकत है, सब में कुछ कमजोरी है। हमें वाद की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को जोड़कर बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। आप समाजवाद के नाम पर, मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया, समाजवाद के नाम पर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अभी तो सोशलिस्ट ही पावर में है यहाँ पिछले कई सालों से, और सब यहाँ भूमि सुधार नहीं लागू किया गया। तो उस वाद का क्या मतलब है? उस वाद का क्या मतलब है जब 60% लोग आपके भूमिहीन हैं? अगर आप समाजवाद में भरोसा रखते हैं तो भाई भूमि सुधार तो सबसे पहले लागू होना चाहिए था। सर भूमि नहीं लागू हुआ। भूमि सुधार जो बिहार में होना चाहिए क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ आप बताइए। तो समाजवादियों से पूछा कभी? आपका वाद में यकीन है तो समाजवादियों से कभी पूछा आपने इस बात को? कुछ सरकारें, अरे आप बुजुर्ग पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आपने कभी किसी समाजवादी नेता से पूछा कि बिहार में भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास आज तक क्यों नहीं किया गया? आपने लालू यादव से कभी ये पूछा, जो रोज दावा करते हैं उनके पार्टी के लोग कि हमने गरीबों को, वंचितों को आवाज दिया? ठीक बात है, मान लीजिए। उनसे कभी आपने पूछा कि भाई जिन लोगों को आपने आवाज दिया उनके लिए शिक्षा क्यों नहीं दी? उनके बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी? उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? उनको आपने जमीन क्यों नहीं दी? ये पूछा कभी? क्योंकि उनको वाद में फंसाकर उनका वोट लेना है, उनको मजबूत नहीं कराना है। अगर आप उन्हीं वंचित समाज के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर देते तो वो आप उसकी आवाज के साथ साथ उसकी आर्थिक तरक्की भी होती, उनके बच्चों का भविष्य भी सुधरता। लेकिन आपने आवाज उनको दी ताकि वो आपके समर्थन में आवाज लगाएं, आपको नेता बनाएं। उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दी, उनको रोजगार नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी। तो हम ऐसे किसी बात के समर्थक नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार को ही क्यों चुना? हमारा जन्मभूमि है और बिहार में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बिहार को नहीं चुनेंगे तो क्या तमिलनाडु को चुनेंगे? सर एक सवाल, सर छोटा सवाल है सर, जन सुराज क्या है? पदयात्रा से अभी तक कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं, और क्या 2024 के चुनाव में भी जन सुराज से कोई प्रत्याशी आएंगे? भैया जन सुराज क्या है? जन सुराज दल नहीं है, ये आप क्या नहीं है पहले ये समझ लीजिए। जन सुराज राजनीतिक दल नहीं है, जन सुराज कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। जन सुराज समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, एक सोच है कि जिसमें हम लोग की समझ ये है कि बिहार में अगर राजनीतिक विकल्प, राजनीतिक दल बनना है तो दल समाज के लोगों को मिलकर बनाना चाहिए, और अगर ये करना है तो उसके लिए समाज के बीच में आपको समय बिताना पड़ेगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। सर 2024 के चुनाव में भी क्या, जब दल बनेगा तभी तो वो चुनाव लड़ेगा। बिना दल के चुनाव, किसी सोच को, आज की जो संवैधानिक जो व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की, उसमें किसी सामाजिक संगठन या फिर किसी सोच के प्रोपोनेंट्स को चुनाव लड़ाने की व्यवस्था तो है नहीं। चुनाव तो सिर्फ दल ही लड़ सकते हैं। अगर ये दल बनेगा तो उस समय ही आपका सवाल होगा कि भाई आप दल बन गए, कौन सा चुनाव लड़ेंगे, कौन नहीं लड़ेंगे। सर 170 दिन तक हो गए लगभग चुनाव आपके पद यात्रा का, कितने प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हुए? अब ये मुझे तो कोई, मेरे पास थर्मोमीटर है नहीं कि कितने प्रतिशत लोग। मैं ये जानता हूं कि 170 दिन में ये 5वां जिला है, और मैं सुबह शाम तक चल रहा हूँ। कोई 1500 से 2000 छोटे बड़े गांव टोलों में गया हूँ, और बिहार का एक बड़ा भूभाग अभी इससे अछूता है, क्योंकि बिहार में अगर 38-39 जिले हैं और मैं सिर्फ 5वें जिले में हूँ, तो ज्यादातर जिले तो अभी बाकी हैं। बिहार की जनता से क्या अपील? बिहार की जनता से क्या, रोज वो सुबह शाम तक वही अपील कर रहे हैं कि भाई आपकी जो समस्या है, आपके बच्चों की जो समस्या है, वो शिक्षा और रोजगार पर वोट कीजिए। जिस विचारधारा, जिस नेता पर भी आपका भरोसा हो, वोट उसको कीजिए, लेकिन वो वोट शिक्षा और रोजगार पर होना चाहिए, तभी बिहार में दुर्दशा लोगों की सुधरेगी। और नहीं तो आप बात करते रहिएगा, गाना गाते रहिएगा, इससे बिहार सुधरने वाला है नहीं। अगर बिहार को सुधारना है तो संकल्प लीजिए कि आप शिक्षा और रोजगार, यही 2 चीज है जिस पर आपको वोट करना है। जिसको भी वोट करना है कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट होना चाहिए शिक्षा पर, वोट होना चाहिए रोजगार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।